हेलो बच्चों। तो प्रैक्टिकल एग्जाम बिग क्वेश्चन, और शायद स्टूडेंट्स को सबसे कम नॉलेज इसी टॉपिक के बारे में होती है। मींस आज की डेट में जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अगर मैं बात करूं, किसी भी कॉलेज में चले जाओ वाइवा लेने, किसी भी, मींस 1 या 2% ही कॉलेज कुछ ऐसे हैं जहां पे रिस्पॉन्स ठीक देखने को मिलता है, जहां पे रिस्पॉन्स ठीक देखने को मिलता है। अदरवाइज मैक्सिमम जगह की स्थिति यही है कि वहां पे नील बटा सन्नाटा है। ठीक, तो वजह बहुत सारे कॉलेज में प्रैक्टिकल के नाम पे दिखावा किया जाता है। ऐसा नहीं, बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी जहां पे होता भी है। खैर, इस पे ना जाके हम बात करेंगे आज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से हमें उनको परफॉर्म करना है। हम बाकायदे दिखाएंगे भी कि कितने एक्सपेरिमेंट आपको करने चाहिए, क्या क्या आपके सिलेबस में है, क्या क्या एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी होती, फिर उनमें से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो जाने से पहले सेशन को लाइक करो, ताकि मुझे अगर लगा कि तुम्हें पसंद आया, कैसे लगेगा जब तुम उसको शेयर करते हो, उसको लाइक करते हो, हमारे पास डेटा आ जाता है कितने लोगों ने शेयर किया, कितने लोगों ने लाइक किया, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर लाइक किया, पसंद आया, तो फिर हमारी भी इच्छा होती कि इसी टाइप का हम एक वीडियो और बनाएं। मतलब ये केमिस्ट्री का है तो दूसरा और दूसरे सब्जेक्ट का बनाएं, सेकेंड ईयर के लिए भी कोलॉजी का बनाएं, कम्युनिटी फार्मेसी का बनाएं, है ना, आप लोगों के लिए भी दूसरे फार्मास्यूटिक्स का बनाएं, राइट। तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भी हम आपको बराबर नॉलेज दें। अगर समझ में आए तो अभी लाइक करने की जरूरत नहीं, पूरा वीडियो देख लो आराम से। ओके, प्रैक्टिकल में पूछे जाने वाले, हेलो हेलो, ठीक है, चलो भाई। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री देखो, पहले जो हम बात करते हैं एग्जाम की, एग्जाम में हमने पहले बताया कि आपके पास आपको 2 ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे। A4 साइज के पेपर पे क्वेश्चन पेपर टाइप करके दिया जाएगा जिसमें 2 ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक, 2 ऑब्जेक्ट होंगे। ओके, कम साफ आ रहा है क्या? एक होगा मेजर, एक होगा माइनर, फिर सिनॉप्सिस। 20 क्वेश्चन हो सकते हैं, 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, 1 नंबर के हो सकते हैं, 2 नंबर के हो सकते हैं। ठीक है, ये इंटरनल मैटर करवा लेते हैं। फिर वाइवा और रिकॉर्ड फाइल। रिकॉर्ड फाइल है ना, रिकॉर्ड फाइल भी चेक की जाएगी और उसी के हिसाब से आपका वाइवा भी लिया जाएगा। मेजर में बड़ा प्रैक्टिकल, कोई मेजर प्रैक्टिकल मतलब बड़ा, है ना, कुछ होते हैं ज्यादा, जैसे स्टैंडर्डाइजेशन मेजर में आ गया। एनायन कैटायन का आइडेंटिफिकेशन जो हार्डली 10 मिनट में हो जाता है, ऐसे एक्सपेरिमेंट माइनर में आ जाते हैं। तो मेजर माइनर करके बड़े छोटे 2 एक्सपेरिमेंट आपको दे दिए जाएंगे, सिनॉप्सिस दे दी जाएगी, वाइवा और रिकॉर्ड फाइल फिर आपसे करवाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये ऑब्जेक्ट, मतलब आपके उसमें क्या क्या होगा, आपके पेपर में मेजर माइनर ऑब्जेक्ट और सिनॉप्सिस होगी। सिनॉप्सिस सॉल्व करके आपकी जमा करा ली जाएगी। उसके बाद आपको बाकायदे सिनॉप्सिस करने के बाद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने, कहीं कहीं पे सिनॉप्सिस बाद में देते हैं, पहले कहते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लो। परफॉर्म कर लिया आपने, फिर जो आपका एग्जामिनर होगा, एग्जामिनर वो चेक करेगा कि आपने कैसे किए, और जितना जितना करोगे, मान लिया ये 25 नंबर का, अगर उसको सेटिस्फैक्ट्री लगा कि भाई तुमने सही से किया है, 25 दे देगा। 15 सेटिस्फैक्ट्री लगे, 15 दे देगा। ठीक है, सिनॉप्सिस सही लेगा, वहीं चेक करके 20 में 20 नंबर। कहने का मतलब प्रैक्टिकल स्कोरिंग बहुत होता है, बहुत नंबर मिलते हैं इसमें, भाई सीधी सी बात है। और जितना इंपॉर्टेंट थ्योरी तुम्हारे लिए है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। भाई बैक प्रैक्टिकल में लगेगी तब भी तुम आगे अगले साल में बैक ही होगी, बिना इसको प्रमोट किए नहीं जा सकते, राइट। मींस सेकेंड ईयर में पढ़ोगे लेकिन एक सब्जेक्ट की बैक रहेगी, थ्योरी का भी वही कंडीशन है। दूसरा, थ्योरी में तुम, हमारा टारगेट रहता पासिंग मार्क लाना, यानी 40 नंबर, 100 में 40।
प्रैक्टिकल तुमको 90 से 95 नंबर तक दिलाता है, तो परसेंटेज कौन बढ़ाता है? थ्योरी से परसेंट नहीं बनता। जो कहते हैं ना हमने टॉप किया, परसेंट मैक्सिमम आपका प्रैक्टिकल से बनता है। तो बहुत ध्यान रखना ये चीज। और सबसे कम फोकस, सबसे कम मेहनत तुम प्रैक्टिकल पे करते हो, राइट? तो ये चीजें देखते हैं हम। चलो भाई, ये है आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस। प्रैक्टिकल का सिलेबस कितने प्रैक्टिकल? हमने कहा भाई 25 प्रैक्टिकल मिनिमम कराए जाते हैं। ये 8 तरीके के यानी 8 टाइप के प्रैक्टिकल्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं, जिसमें लिमिट टेस्ट क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, आयरन हो गया, हैवी मेटल्स, 4 तो तुम्हारे यही हो गए। थ्योरी में भी तुमने पढ़ा है, प्रैक्टिकल में भी तुमने देखा है, दोनों जगह। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनायन और कैटायन, यानी प्लस आयन वाले और निगेटिव आयन वाले। एनायन और कैटायन की यहाँ पे बात करेंगे। 2 2 4, 2 एनायन के कर लिया, 2 कैटायन के कर लिया, 4 ये हो गए, तो 4 4 8 एक्सपेरिमेंट। टोटल कितने मिनिमम करने हैं? पीसीआई बोलता है मिनिमम 25 प्रैक्टिकल तो आपको करने ही करने हैं। फिर फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यानी स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन में भी आपको 2 दिए हुए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट, 2 ये हो गए भाई। 10 तो देखो इसी में पूरे हो गए। फिर आपका एसए हो गया, रिडॉक्स टाइट्रेशन, फेरस सल्फेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट बाई कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, सोडियम क्लोराइड बाई मोडिफाइड वोलार्ड टेस्ट यानी वोलार्ड मेथड से जो टाइट्रेशन होता है, ठीक। एस्कॉर्बिक एसिड बाई आयोडोमेट्री, आइब्यूप्रोफेन का एल्कलीमेट्री। मींस सारे नहीं करने हैं, एटलीस्ट कोई 2 परफॉर्म कर लो, पता तो चले कि हाँ भाई एसए कैसे निकालते हैं। फंडामेंटल ऑफ प्रिपरेटिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें क्या है, कोई 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिए जिसके हमने मेल्टिंग पॉइंट निकाले, अभी दिखाएंगे हम आगे कैसे निकालते हैं। फिर कोई 1-2 ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, उसको हमने सॉल्वेंट में घोल लिया और उसका बॉइलिंग पॉइंट निकाल लिया। प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें बनाना है आपको बेंजोइक एसिड बेंजामाइड से, ठीक है। बेंजामाइड की जब रिएक्शन कराओगे, जैसे HCl से कराया फिर हीट कर दिया हमने, तो बेंजोइक एसिड आ जाएगा। पिक्रिक एसिड बनाना है आपको फेनॉल से, जैसे फेनॉल का आपने पहले सल्फोनेशन कराया, आप लोगों ने किया होगा तो ज्यादा बेटर याद होगा। भाई सिंपल सी चीज है कि भाई फेनॉल का पहले हम सल्फोनेशन कराते हैं, सल्फोनेशन के बाद हम हीट करते हैं, मींस H2SO4, फेनॉल में H2SO4 मिलाया और हीट किया तो कौन सी रिएक्शन होगी? सल्फोनेशन होगा। उसके बाद फिर जब सल्फोनेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम उसको ठंडा करके फिर नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 मिलाते हैं। तो HNO3 क्या करेगा भाई? H2SO4 ने सल्फोनेशन किया, HNO3 उसका नाइट्रेशन करेगा, जिससे पिक्रिक एसिड आपका बन जाएगा, ठीक है। फिर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपाउंड, तो 2 चीजें इसमें, एक तो पहले पता करना है, आइडेंटिफाई करना है आपको कि भाई आपको कोई अननोन सैंपल दे दिया गया, आप एक्सपेरिमेंट लगाओ, पता चलेगा कि भाई एस्पिरिन प्रेजेंट है, कैफीन प्रेजेंट है, पैरासिटामोल या सल्फानिलाइड प्रेजेंट है, मींस आइडेंटिफाई करना है। दूसरा सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस एक्सपेरिमेंट, कोई 4 सब्सटेंस के आपको दिखाने हैं। इस तरीके से आपका ये सिलेबस है और जो आपके पीसीआई के अकॉर्डिंग है। मिनिमम इसमें से करने को जाओ तो इसमें 40 से 50 प्रैक्टिकल पूरे हो सकते हैं और ज्यादा, मिनिमम हमको 25 तो परफॉर्म करने ही हैं, ठीक है। तो मतलब आपके रिकॉर्ड फाइल में एग्जामिनर को ये 25 मिलने चाहिए। ओके, तो अच्छा एक पॉइंट ये उठता है, चलो डिस्कस करते हैं आगे। ये देखो कुछ ऑपरेटर्स हैं जो आपकी लैब में देखा होगा आपने, ये है ब्यूरेट असेंबली। क्या है? ब्यूरेट असेंबली, जिसमें ये ब्यूरेट है और ये ब्यूरेट स्टैंड है। कहां पे जरूरत लगेगी? ये लगेगी टाइट्रेशन में। टाइट्रेशन में मतलब बोले तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में इसकी जरूरत पड़ेगी। ये आपका जो बर्नर है, तो नॉर्मल बर्नर नहीं है। नॉर्मल बर्नर बोलोगे तो एग्जामिनर नहीं मानेगा, बोलेगा कौन सा, तो आपको बोलना पड़ेगा ये बुनसेन बर्नर है, ठीक। ये क्या है? ये फ्लास्क है। बोलोगे फ्लास्क है, कौन सा फ्लास्क, इसका नाम क्या है? तो इसका है कोनिकल शेप है, तो कोनिकल फ्लास्क बोल सकते हो। तो बोलेगा कोनिकल फ्लास्क का दूसरा क्या नाम है? तो अर्लेनमेयर फ्लास्क है, ठीक। किसके ऊपर रखा है? ये क्या है? ये रखा है वायर गॉज के ऊपर। वायर गॉज किसके ऊपर रखा है? ये 3 पैर है। 3 पैर से क्या होता है? इसको बोलते हैं ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड
स्टैंड। ठीक, ये माइक्रोस्कोप है, ये टेस्ट ट्यूब रैक है, मींस टेस्ट ट्यूब होल्डर है, कहीं कहीं प्लास्टिक का भी ब्लू कलर का दिखता है, कहीं कहीं वुडन है। ओके, ये इवेपोरेटिंग डिश है, मींस कुछ डाल के इवेपोरेट किया। पेट्री डिश है, ठीक, क्रूसिबल्स है, कुछ जलाना है। मोटार पेस्टल है, ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर मींस पढ़ा लिखा सिलेंडर है, मतलब पढ़ा लिखा से मतलब इस पे सिंबल बना कि जितना पानी डालोगे पता चल जाएगा, वो बता देगा कितने ml है, इसलिए पढ़ा लिखा समझदार। ग्रेजुएटेड, ग्रेजुएटेड है मींस उसमें लाइनिंग बनी है 1 ml 2 ml 3 ml 5 10 15 20 ml 50 ml की, मतलब ये पढ़ा लिखा है, जिसको हम अदर नेम में मेजरिंग सिलेंडर भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल मेजरमेंट के लिए किया जाता है। भाई कहा 10 ml पानी मिला दो, इसको स्टैंडर्ड मानते हैं कि भाई इसमें जो दिखा रहा है वो एकदम सही होगा। ठीक है, फिर ये सिरिंज हो गई, ड्रॉपर है, टोंग है, कोई भी गर्म चीज पकड़नी है तो काहे से पकड़ोगे, टोंग से पकड़ोगे, हाथ से उठा के करोगे तो एग्जामिनर फेल कर देगा तुमको। ठीक है, ये ग्लास रॉड है, इस तरीके से कुछ अर्लेनमेयर फ्लास्क, बीकर हो गए, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ये मेजरिंग सिलेंडर हो गए। ठीक, माइक्रोस्कोप, बुनसन बर्नर, अर्लेनमेयर फ्लास्क, इसको बोलते हैं फनल, ये है थर्मामीटर, ये है पीएच मीटर, पीएच नापने के लिए। मेजरिंग सिलेंडर हो गया, बीकर हो गया, टेस्ट ट्यूब हो गई, पेट्री डिश हो गई, और ये ग्लास रॉड हो गई फॉर स्टीरिंग। राइट, तो थोड़ा बहुत आइडिया इसका ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे शेयर कर रखा है, ग्लासवेयर का यूज क्या है, किस तरीके से है। ठीक है, तो उसको देख लोगे तो और भी क्लियरिटी आ जाएगी। फिर शुरू करते हैं कहां से, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। उसके पहले एक चीज और बताऊं मैं, चलो भाई लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड की बात करते हैं। तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में बेसिकली अगर बात की जाए तो देखो, जैसे क्लास में कितने बच्चे, 66 यानी 66 बच्चे। ठीक है, अब लिमिट टेस्ट में क्या होगा, या तो लिमिट टेस्ट पास होगा या फेल होगा, या तो पास होगा रिजल्ट में या फेल होगा। अब 66 के 66 बच्चे एकदम ब्रिलियंट तो नहीं हो सकते प्रैक्टिकल में, कोई तो होगा जिसका लिमिट टेस्ट फेल भी होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन क्या क्लास में अगर 66 बच्चों की रिकॉर्ड फाइल चेक की जाती है, रिकॉर्ड फाइल चेक की गई, तो क्या क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसका लिमिट टेस्ट फेल हुआ हो? कोई नहीं। मतलब सारे बच्चे इतने ब्रिलियंट हैं कि सारे के सारे हमेशा लिमिट टेस्ट पास करेंगे। अब सपोज करो एग्जामिनर मेरे जैसा सबका ढूंढ डाला, ठीक, फिर हमने क्या कहा, भाई अटेंडेंस रजिस्टर लाओ। जिस दिन क्लोराइड का लिमिट टेस्ट पास किया गया उस दिन मान लिया 40 बच्चे आए, बच्चे 40 आए, प्रेजेंट हैं, लेकिन रिकॉर्ड फाइल में 66 के 66 का रिजल्ट पास आया है। क्या यह संभव है? चलो तुमने कहा कि कर लिए, मान लिया, फिर भी बुलाया भाई 5-5 बच्चों को, चलो भाई करके दिखाओ, तुम करके दिखाओ। अगर तुमने किया होगा तो तुम फटाक से कर लोगे, है हमारे सामने। फिर हमने जब करने को कहा तो मान लिया 3-4 बैच बनाया, 3-4 बैच में कोई एक बैच है जिसका रिजल्ट पास हुआ, बाकी जो 3 बैच थे उनके रिजल्ट फेल हो गए। अब ये बताओ, जेन्युइन सी बात है, सब के सब रिजल्ट पास नहीं हो सकते, किसी का पास होगा किसी का फेल होगा, लेकिन रिकॉर्ड फाइल की तरफ जब नजर डालो तो सारे के सारे पास, ब्रिलियंट। पता चल गया ना कि तुरंत फर्जी है, ये सिर्फ छापा गया है, यहीं से वहीं पकड़ जाएगा। बहुत सारे कॉलेज में तो पता लगा भाई स्टॉक, फिर मैं मेरे दिमाग घुमा, एक काम करो अपना स्टॉक रजिस्टर लेके आओ, स्टोर से जहां केमिकल आए हैं वो स्टॉक रजिस्टर लेके आओ। और जब मैंने चेक किया तो पता चला कि जो क्लोराइड के लिमिट टेस्ट जो किया जाता है, तो लिमिट टेस्ट करने के लिए जो रिएजेंट चाहिए वो रिएजेंट कभी परचेज किया ही नहीं गया कॉलेज में, वो केमिकल ही नहीं परचेज किया गया। अब सोच के देखो ब्लेंडर कितना बड़ा, वो केमिकल परचेज नहीं किया गया, यहां पे 66 के 66 बच्चों ने वो रिजल्ट, वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जबकि एक्चुअल में वो केमिकल है ही नहीं कॉलेज में। और मजे की बात, परफॉर्म तो किया, रिजल्ट भी पास आ गया।
बड़ी बात। ठीक, दूसरा, इस टेस्ट को पास करने के लिए आपको चाहिए क्या? डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर कहां से आएगा? डिस्टिलेशन असेंबली से आएगा। जब हम क्रॉस चेक करते हैं तो पता लगा डिस्टिलेशन असेंबली कॉलेज में नहीं है, मतलब ब्लेंडर पे ब्लेंडर। अब सोचो एग्जामिनर की खोपड़ी घूम गई तो बेटा एक तरफ से सबको उठा के फेल कर देगा। कॉलेज वाले कुछ नहीं कर सकते, लिटरली बताता हूं। ये जो 2-2 लाख रुपए दे के बैठे हो ना, सब बेकार, कुछ नहीं कर सकते ये लोग। सोच के देखो, ये स्थिति है। होता है, होगा तुम्हारे यहां भी। खैर चलो, अब ये डराने वाली बात खत्म। इनके जवाब सोच के रखना, क्योंकि भाई तुम स्टूडेंट हो, बैक लगेगी तो बेटा तुम्हारी लगेगी। ये वर्स्ट पॉइंट बताना मेरा काम है। वर्स्ट पॉइंट, हेलो, वर्स्ट पॉइंट बताना मेरा काम है। तो इन चीजों का ध्यान रखना कि यहां पे फंसना तो जवाब रहे। अब तुमसे क्या क्या करवाया जाएगा उसकी बात कर लेते हैं। भाई एक्सपेरिमेंट, भाई लिमिट टेस्ट है ना, बोल दिया गया भाई लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड है, सल्फेट है, किसी का भी पूछ सकते हैं। तो पहले तो एग्जामिनर क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भाई बताओ तुमने लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड किया। ठीक, तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में मैं अपना एग्जांपल लेके चलता हूं कि मैं क्या करता हूं, और ये एक्सपेक्ट करता हूं कि बाकी लोग भी मैं भी ऐसे करते होंगे। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड तुमको लिखने को दे दिया गया, तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में क्या लिखोगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट तो लिखा ही है, रिक्वायरमेंट लिखोगे। क्या क्या तुमको उसमें रिक्वायरमेंट, कि भाई नेशनल सिलेंडर, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, है ना, नाइट्रिक एसिड, हमको सिल्वर क्लोराइड वगैरह वगैरह जो भी है ना, तो सोडियम क्लोराइड वगैरह जो भी मिला, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के बाद भाई प्रिंसिपल पे आ जाओ। ठीक, प्रिंसिपल पे आ जाओ। प्रिंसिपल में क्या करोगे? प्रिंसिपल में रिएक्शन लिखो, मेन रिएक्शन, उस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर दो, वही प्रिंसिपल हो जाएगा। फिर प्रोसीजर पे आ जाओ। कोशिश करना प्रोसीजर पॉइंट टू पॉइंट, जो थ्योरी पूरी लिखी है, पॉइंट नंबर 1 फर्स्ट स्टेप पे हमने ये किया, पॉइंट नंबर 2 सेकंड स्टेप पे ये किया, थर्ड स्टेप पे ये किया। कोशिश करो 5-6-7 स्टेप पे पूरा लिमिट टेस्ट पूरा लिख डालो। ठीक, हर स्टेप पे, और फिर क्या आया रिजल्ट लिख दो। उसके बाद रिजल्ट पे आ जाओ। ठीक, रिजल्ट पे इस तरीके से। दूसरा, एग्जामिनर के पास गए तुम दिखाने के भाई टर्बिडिटी किसमें ज्यादा किसमें कम, भाई ऑब्वियसली इस पे क्या है, परमानेंट मार्कर लेके जाओ, एक पे स्टैंडर्ड लिखो, एक पे टेस्ट लिखो। हमेशा याद रखो जो स्टैंडर्ड है इसकी टर्बिडिटी ज्यादा होनी चाहिए या फिर टेस्ट के इक्वल। ये तुम्हारा क्या है, इंप्योरिटी चेक करने का है। ठीक, इंप्योरिटी चेक करने का, तो स्टैंडर्ड में भी इंप्योरिटी है, स्टैंडर्ड में भी इंप्योरिटी है। क्यों? क्योंकि अगर इंप्योरिटी नहीं होगी तो इसकी टर्बिडिटी नहीं, इसमें टर्बिडिटी कभी नहीं होगी। अगर इंप्योरिटी नहीं होगी तो इसकी टर्बिडिटी नहीं होगी। बात समझे भाई? तुम देखते होगे ना, कहते हैं ना कि टर्बिडिटी स्टैंडर्ड में भी है, इसका मतलब इसमें भी मिलावट है, लेकिन एक लिमिट में मिलावट है। और ये बताया गया कि इतनी मिलावट तक चलेगा, दवा जब बनाएंगे तो इस मिलावट में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी मिलावट हम चला सकते हैं। राइट, टेस्ट में अगर इसके बराबर या इससे कम टर्बिडिटी रहेगी तो हमारा टेस्ट पास रहेगा, इससे ज्यादा अगर है तो हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। मतलब इससे ज्यादा होने का मतलब क्या, कि इसमें इंप्योरिटी ज्यादा है, काहे की? क्लोराइड की। भाई पूछेगा ना, ये लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में क्या देखते हो? क्लोराइड की इंप्योरिटी देखते हैं, कितना इंप्योरिटी है। और अगर लिमिट टेस्ट पास होता है तो उससे क्या पता चलेगा कि जो हमारा टेस्ट है उसमें क्लोराइड की इंप्योरिटी क्या है, कम है स्टैंडर्ड से। और अगर फेल होता है तो फेल होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, तुमको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला है उसमें क्लोराइड की इंप्योरिटी स्टैंडर्ड से ज्यादा है। मतलब जो तुम्हारा केमिकल है वो केमिकल में इंप्योरिटी ज्यादा है, इसलिए तुम्हारा टेस्ट फेल हुआ है। तो ऐसा नहीं कि कभी फेल नहीं दिखा सकते, बिल्कुल दिखा सकते हो। उस फेल का मतलब, फेल हमारा एक्सपेरिमेंट हमने तो ठीक किया, लेकिन जो ये टेस्ट कंपाउंड हम ले रहे हैं दवा बनाने के लिए ये इम्प्योर है, ये फेल हुआ है। प्रोसीजर तो हमारा सही है, इसीलिए बोलता हूं फेल भी हुआ तो कोई बड़ी चीज नहीं, उसको भी जस्टिफाई किया जा सकता है। राइट, तो क्लोराइड का तुमने कर लिया इसी तरीके से, है ना, इसी तरीके से तुमने आयरन का कर लिया, इसी तरीके से तुमने सल्फेट का कर लिया, इसी तरीके से तुमने हैवी मेटल का कर लिया।
सब में कौन सा कलर आता है, किसमें किसमें टर्बिडिटी है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, ये सारे के सारे क्लोराइड, सल्फेट, हैवी मेटल किसमें परफॉर्म करते हैं, नेस्लर सिलेंडर में परफॉर्म करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका आर्सेनिक। आर्सेनिक, आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट। ठीक है, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट की बात की जाए तो आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में यह है गैजेट ऑपरेटस। इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। भाई मैं पूछूंगा कि भाई तुमने आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट किया, तो क्या कहोगे, नहीं सर जी हमने नहीं किया। तो फिर तुम्हारी रिकॉर्ड फाइल चेक की गई, रिकॉर्ड फाइल में तुमने सब कुछ लिख रखा है। भाई तुमने ऑब्जेक्ट लिखा, तुमने रिक्वायरमेंट लिखी, तुमने प्रिंसिपल लिखा, तुमने प्रोसीजर लिखा, ठीक है, प्रोसीजर लिखा, फिर उसके बाद तुमने रिजल्ट भी लिखा। इसका मतलब क्या है, इससे पता चलता है कि तुमने एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक, किया है एक्सपेरिमेंट, तो कहो हाँ सर किया है, हम भूल गए थे। हमने कहा ठीक किया तुमने, ठीक किस में किया, सर जी पढ़े हैं चूंकि गैजेट ऑपरेटर्स में किया। फिर मैं क्या कहूंगा, दिखाओ, दिखाओ गैजेट ऑपरेटर्स। तो उस केस में 50% छोड़ो यार, 70%, 70% कॉलेज में गैजेट ऑपरेटर्स नहीं मिलेगा और एक्सपेरिमेंट में सब लिखे रहेंगे, यहां पे फेल हो गए। फिर दूसरा केस क्या बनता है, जो 30% कॉलेज है उनके पास है गैजेट ऑपरेटर्स, उनके पास गैजेट ऑपरेटर्स है। मैं कहूंगा भाई लेके आओ, पता लगा वो लेके आए, मैं कहूंगा असेंबल करो, क्योंकि ये ऐसे थोड़ी रहता है, ये तो क्लैंप अलग रहेगा, ये ग्लास रॉड अलग रहेगी है, ये जो तुम्हारा कॉर्क लगा ये अलग रहेगी, ये बॉटल अलग रहेगा, सब कुछ अलग अलग रहेगा। मैं कहूंगा इसको असेंबल करके दिखाओ। अगर तुमने किया होगा तो फटाक से हार्डली 2 मिनट में असेंबल कर लोगे, नहीं किया होगा तो नहीं कर पाओगे। फिर क्या, गुरुजी आप करो। अरे गुरुजी ने कभी किया हो तब तो करके दिखाएंगे, लिटरली बता रहा हूं, ये मैंने फेस किया इसलिए बता रहा हूं। दूसरा, चलो ठीक किया, तो ये लेड एसीटेट का जो कॉटन इसमें लगाया जाता है, लेड एसीटेट का कॉटन डिप करके डाल के बताओ कैसे डाले था। अगर असेंबल कर दिया तो बताओ लेड एसीटेट का वूल कैसे डाला इसके अंदर, कैसे डिप किया तुमने। और डिप करोगे तो उसमें अगर लेड एसीटेट है तो डिप करके इसके नीचे भी तो जाएगा, फिर क्या करोगे। दूसरा, यहां पे जो क्लैंप है अच्छे अच्छे टीचर नहीं लगा पाते, अच्छे अच्छे नहीं लगा पाते। ठीक, फिर मर्क्यूरी क्लोराइड का जो पेपर है वो कैसे डिप करते हो बताओ। मान लिया मर्क्यूरी क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाया तुमने, वो पेपर लिया, पेपर डिप किया, फिर क्या करोगे, सुखाना है ना पेपर, सुखाने के बाद लगाना है, ऐसे तो गीला गीला लगा नहीं देना है। अब सुखाओगे कहाँ, धूप में सुखाया तुमने, माइक्रोवेव में सुखाया तुमने, ओवन में सुखाया तुमने, या ऐसे ही रख दिया, बताओ। तो अगर किया होगा तो फ्रीक्वेंटली जवाब दोगे। सोचो एक ही एक्सपेरिमेंट से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद यहां पे जो इंग्रेडिएंट लिए गए हैं उसमें क्या क्या है, किस तरह की रिएक्शन होती है, मेरे जो मैंने बताए हैं लिमिट टेस्ट सारे देख लेना। यूट्यूब और एप्लीकेशन एवी केमिस्ट्री का सब कुछ वेल डिफाइंड तरीके से, किस तरीके से असेंबल होता है, ये जो बॉटल है इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये जो ग्लास रॉड है इसकी लंबाई कितनी है, इसका डायामीटर कितना है, बॉटल का डायामीटर कितना है, ये जो होल है इसका डायामीटर कितना, एक एक चीज स्पेसिफिक तरीके से समझा के बताया है। इवन यहां तक बताया है कि अगर लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया गया तो नाइट्रिक एसिड का क्या यूज है, अगर आयरन में अमोनिया सॉल्यूशन इस्तेमाल किया गया तो अमोनिया सॉल्यूशन क्यों इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो थायोग्लाइकोलिक एसिड अगर आयरन के लिमिट टेस्ट में डाला गया तो क्यों डाला गया, उसका पर्पस क्या था, मतलब पूरी कोशिश की गई कॉन्सेप्ट क्लियर। तो एक बार लिमिट टेस्ट के वीडियोस मेरे देख लेना, वाइवा से रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो लिमिट टेस्ट का उसमें तुमको ना मिल जाए। बाकी इस तरीके की चीजें देख लेना। एक गैजेट ऑपरेटर्स ही है लिमिट टेस्ट में जो अलग है, बाकी सब नेस्लर सिलेंडर में है, तो वहां तुमको ज्यादा कुछ मगजमारी करनी नहीं है। तो इस गैजेट ऑपरेटर्स के बारे में एक बार अपने कॉलेज में कंफर्म कर लेना है कि नहीं, नहीं है तो कह दो भाई मंगवा लेना, नहीं एज ए वाइवा टीचर मैं पहुंच गया, मैं पूछूंगा 100%, जहां जाऊंगा पूछूंगा, और फिर मैं सोच लेना, राइट, मंगवा लो और असेंबल करना। क्यों, क्योंकि तुम्हारे रिकॉर्ड फाइल में 100% सबके लिखा होगा। अब सोचो पॉसिबिलिटी है, पता लगा कि लिख रखा हो तुम्हारे यहां ये ऑपरेटर्स ही नहीं है,
कितना बड़ा ब्लेंडर है, तो तुम्हारे भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, तो एक बार कंफर्म कर लेना इन चीजों को। फिर आ जाओ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पे। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में भाई ये तुम्हारा ब्यूरेट है, ये तुम्हारा ब्यूरेट स्टैंड है, ये तुम्हारा कोनिकल फ्लास्क है। करते कैसे हैं, है ना, इसमें जो ऊपर रहता है उसको हम टाइट्रेंट बोलते हैं, टी, टाइट्रेंट, लास्ट क्या है, टी। टाइट्रेंट मतलब टी मतलब टॉप, मतलब ये टाइट्रेंट जो ऊपर रहता है उसको हम टाइट्रेंट बोलते हैं, जो नीचे रहता है उसको टाइट्रेंड बोलते हैं, डी। देखो डी, डी मतलब डाउन, है ना, लास्ट में डी मतलब डाउन, तो टाइट्रेंड, तो जो नीचे रहता है उसको हम टाइट्रेंड बोलते हैं। ओके, तो करते कैसे हैं, इसमें हमने मान लिया इंडिकेटर के साथ साथ हमने जो भी टाइट्रेंट है वो डाल दिया, नीचे टाइट्रेंड लिखा। फिर क्या करते हैं, ये नॉब है, आ गया, हाँ ये नॉब है, नॉब को हमने पकड़ लिया, होल्ड किया, और यहां से कोनिकल फ्लास्क को इसको हम स्टिर करते रहते हैं इस तरीके से, नॉब से एक एक ड्रॉप गिरता रहता है। और इधर जो मैं देख रहा हूं, इधर नहीं देखना तुमको, कंटिन्यूअसली तुमको एक एक ड्रॉप इसमें गिरती रहेगी, और जैसे ही ये गिरेगी इसका कलर ऑब्जर्व करना है। इसको स्टिर इसलिए करना है ताकि प्रॉपर रिएक्शन होती रहे। एक ड्रॉप का ही खेल है, जैसे ही ड्रॉप गिरी इसका कलर चेंज हुआ, वैसे ही इस नॉब को स्मार्टली बंद कर देना और कोनिकल फ्लास्क को ले लेना और यहाँ की रीडिंग निकाल लेना, कितना वॉल्यूम पे ये आया, कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ। उसके बाद रिएक्शन N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2 निकाल लेना कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब स्मार्टनेस किसमें, स्मार्टनेस होती है इस कॉर्क को होल्ड करने में। ये कॉर्क खोल के रखो और सिर्फ उतना खोलो कि एक एक बूंद जाए, अगर दो दो बूंद गई तो तुम्हारा एंड पॉइंट कभी नहीं आएगा, मींस एंड पॉइंट से हमेशा आगे चले जाओ। क्यों, क्योंकि एक ड्रॉप पे कलर चेंज होगा वही एंड पॉइंट, दूसरा ड्रॉप गिरेगा कलर डार्क हो जाएगा, फिर एंड पॉइंट नहीं आएगा, फिर ये तुम्हारा पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। हम लोग जब करते थे तो शुरुआत में 2-2 3-3 4-4 बार करते थे, फिर एक एक ड्रॉप, और जैसे गिराते हो जैसे लास्ट हो जाए, मतलब लगे तुमको कि कलर चेंज होने वाला है, उसके बाद इसको और केयरफुली, मतलब बिल्कुल धीरे धीरे करके खोलना चाहिए कि बस एक एक ड्रॉप रिस के गिरे। अगर कुछ लोग होते बस कंटिन्यूअसली ड्रॉप गिराते रहते हैं, फिर केमिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं हो सकते, राइट। इसको देखो, ये एक एक ड्रॉप गिर रही है और इसको लगातार स्टिर करते रहना, जैसे कलर चेंज हुआ, जैसे चेंज हुआ वैसे ही एंड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में स्टैंडर्डाइजेशन इस तरीके से करते हैं, ये आप लोगों ने अगर किया होगा तो पता होगा। ठीक, फिर करते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात। तो पहले बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की। ये देखो, ये मेल्टिंग पॉइंट ऑपरेटर्स है। क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑपरेटर्स है। इसको निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए, एक कैपिलरी चाहिए। ये क्या है, ये है कैपिलरी, ग्लास की कैपिलरी। ठीक, दोनों साइड ओपन एंडेड है, ये भी ओपन एंडेड, ये भी ओपन एंडेड। क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, ये बुनसन बर्नर है, इसके ऊपर सपोज करो ये है हमारी क्या, ओपन एंडेड कैपिलरी, इसको हम ऐसे खड़ा करके इसके ऊपर बर्नर के ऊपर रखते हैं तो धीरे धीरे करके इसका वन एंड, एक तरफ की टिप सील हो जाती है, सील हो जाती है। ठीक, सील हो गई एक तरफ की टिप, अब इधर की टिप सील्ड है, जिसका हमें निकालना है मेल्टिंग पॉइंट, उसको हमें क्रश करके इस तरह का फाइन पाउडर बना लेना है, फाइन पाउडर बना लेना है। अब इसको, इधर का एंड सील्ड है, इस एंड को क्या करेंगे, इस एंड को इसके ऊपर पटकेंगे, इसके ऊपर ऐसे करके टैपिंग करेंगे, ऐसे करके टैपिंग करेंगे। कौन से, जो ओपन एंड है, ओपन एंड में काफी कुछ इंट्रैप्ट हो जाएगा पाउडर, फिर ओपन एंड में इंट्रैप्ट हो जाएगा, ऊपर करेंगे और ऐसे करके, ऐसे करके करेंगे, जिसकी वजह से जो वाइब्रेशन होगा ये क्लोज्ड एंड की तरफ ये आने लगेगा, है ना। तो इसी तरीके से फिर टैप करेंगे, फिर ऐसे ऐसे टैप करेंगे, फिर ऐसे ऐसे करेंगे, मतलब इतना इसमें भर जाए कि वो हमको दिखने लगे कंपाउंड। उसके बाद ये थर्मामीटर, जो कि नॉर्मल जो थर्मामीटर होता है जैसे 100 डिग्री सेल्सियस का, ये 250, 300 या 500 डिग्री सेल्सियस का, जो भी तुम्हारे कॉलेज में जो केमिकल की रिक्वायरमेंट है, अप्रॉक्स 300 ml या 250 ml का, सॉरी 300 डिग्री सेल्सियस या 300 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस का रहता है। अब ये जो सील्ड है, इस कैपिलरी को क्या करते हैं, यहां पे 3 होल होते हैं, 3 होल्स होते हैं, यहां पे 3 होल, एक होल में आपका थर्मामीटर लगा है, 2 होल में हम ये कैपिलरी लगा सकते हैं। इसमें क्या किया, कैपिलरी हमने इंसर्ट कर दिया, ये कैपिलरी
ये कैपिलरी हमने इंसर्ट कर दी है ना, इस तरीके से लाइक दिस। ये यहां पे ये आईपीस है जिससे हमें आंख से कंटिन्यूअसली देखते रहना है। यहां से हम टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, ये हमने ऑन कर दिया, ठीक, ऑन कर दिया और यहां से देखते रहेंगे। जिस पॉइंट पे इसमें जो केमिकल है वो मेल्ट होने लगेगा, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो मेल्ट होने लगेगा, जहां पे भाई सारा एक साथ नहीं मेल्ट हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके, जहां से मेल्टिंग की शुरुआत हुई वो टेम्परेचर हम नोट डाउन कर लेते हैं और लगातार देखते रहते हैं। जहां पे कंप्लीटली मेल्ट हो गया तुरंत कैपिलरी निकाल लेते हैं और थर्मामीटर में वो पॉइंट भी हम बता देते हैं। मान लिया 114 डिग्री सेल्सियस पे मेल्टिंग शुरू हुई थी और 120 डिग्री सेल्सियस पे मेल्टिंग पॉइंट मींस कंप्लीट मेल्ट हो गया था, तो एक रेंज हमको मिल गई 114 से 120 डिग्री सेल्सियस पे ये कंपाउंड हमारा मेल्ट हुआ। कई कई बुक में रेंज देते हैं, कई कई बुक में एग्जैक्ट दे देते हैं, ठीक। एग्जैक्ट कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ के दोनों का एवरेज निकाल लो, दोनों को डिवाइड बाई जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो, पता चल जाएगा एग्जैक्ट उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है। तो इस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट निकालते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑपरेटर से। इसमें तारीफी क्या है, ये आपका एकदम फाइन होना चाहिए पाउडर। दूसरा, ये जो शील्ड है ये प्रॉपर शील्ड होनी चाहिए। तीसरी बात, इसको जब उल्टा करके इस पे टैप करते हो तो सबसे ज्यादा मेहनत जो लगती है इस कैपिलरी के अंदर पाउडर को फिल करना। एटलीस्ट इतना पाउडर जरूर फिल कर दो, इतना कि भाई जब हम इसमें लगाएं आई पीस में तो इतना रहे ताकि हमको प्रॉपर ऑब्जर्व होता रहे प्रॉपर ऑब्जर्व होता रहे हमको कि भाई वो दिख रहा है मेल्ट होते हुए। बहुत कम रहेगा, कब मेल्ट हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे ज्यादा मेहनत का काम यही होता है। वो तभी इसके अंदर जाएगा जब ये कंप्लीट सूखा होगा। जरा भी मॉइस्चर होगा तो ये इसकी वॉल पे चिपकना शुरू हो जाएगा, फिर नीचे नहीं जाने वाला, राइट। इस तरीके से हम मेल्टिंग पॉइंट का काम कर लेते हैं, ठीक। एग्जामिनर पूरा प्रोसीजर पूछता है। फिर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट में कुछ कहानी नहीं पढ़नी है। बॉइलिंग पॉइंट दोनों तरीके से, एक बीकर हमने लिया, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमको बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, जो भी सुटेबल सॉल्वेंट हमको बोला जाएगा प्रोसीजर में, उस सॉल्वेंट में उसको हम घोल लेते हैं। इस तरह का बीकर हमने ले लिया, ठीक। बीकर ले लिया, इसके अंदर ग्लास रॉड से हम लगातार स्टीरिंग धीरे धीरे करते रहते हैं। ये हमने थर्मामीटर को इसमें फिक्स कर दिया स्टैंड के थ्रू। जिस वक्त पूरे सरफेस से, ये बुनसन बर्नर नीचे, पूरे सरफेस से बॉइलिंग शुरू हो जाती है, उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। वही टेम्परेचर का पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। राउंड बॉटम फ्लास्क में सेम उसी तरह प्रोसीजर में ट्राइपॉड स्टैंड पे रख लिया हमने, वायर गॉज के ऊपर हमने राउंड बॉटम फ्लास्क रखा, नीचे से बुनसन बर्नर ऑन कर दिया, इसके अंदर कॉर्क लगा है, कॉर्क के अंदर हमने थर्मामीटर सेट कर दिया। जिस पॉइंट पे हमने सरफेस को ऑब्जर्व करना शुरू किया कि भाई पूरी सरफेस पे बॉइलिंग शुरू हो गई, इवेपोरेशन शुरू हो गया, वही पॉइंट हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। वही इसका हो जाता है क्या, बॉइलिंग पॉइंट, यानी वेरी सिंपल। तो प्रोसीजर भी पूछ लेते हैं एग्जामिनर, करवा के भी पूछ लेते हैं किस तरीके से करोगे। फिर बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की। दो आपके सिलेबस में हमने बताई हैं, दो दिया है, एक बेंजोइक एसिड की प्रिपरेशन करना है बेंजामाइड से, ठीक। तो ये बेंजामाइड है, इसमें हमने डाइल्यूट HCl डाला और डाइल्यूट HCl कुछ ml डालने के बाद बॉयल किया तो क्या निकला, अमोनियम क्लोराइड बाहर निकल गया और हमको मिला क्या, बेंजोइक एसिड। दूसरी रिएक्शन है पिक्रिक एसिड फ्रॉम फेनॉल। ये देखो, ये मेरे स्टूडेंट की है, 1 मार्च 2023 को हमने इसको परफॉर्म करवाया है। 1 मार्च 2023 को इसको हमने परफॉर्म करवाया है। टू प्रिपेयर एंड सबमिट 246 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। ट्राइनाइट्रोफेनॉल क्या है, पिक्रिक एसिड फ्रॉम फेनॉल, ठीक है। रिक्वायरमेंट लिखवाई गई है, रिक्वायरमेंट में जो जो चीजें चाहिए, केमिकल कौन कौन सा चाहिए वो केमिकल लिखवाया गया है, ये प्रोसीजर है, ठीक। इसमें हमने क्या कहा, पहले हमने लिया फेनॉल। फेनॉल में हमने डाला कुछ ml H2SO4, मेंशन है हमारे प्रोसीजर में। उसके बाद हमने इसको हीट कर दिया। हीट करने के साथ साथ हम उसको स्टिर करते रहते हैं ताकि प्रॉपर रिएक्शन हो जाए और सल्फोनेशन, इस स्टेप को बोलते हैं सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, ठीक। उसके बाद जब सल्फोनेशन प्रॉपर हो गया, हमने ठंडा कर लिया, फिर हमने कुछ ml 10-15 ml HNO3 मिलाया, HNO3 करके फिर हमने उसको गर्म किया और फिर वहां से जहां जहां पे सल्फोनेशन हुआ था, क्या हो गया, हाँ,
जहां जहां सल्फोनेशन हुआ था वहीं पे नाइट्रेशन हो जाएगा, अरे यार वहीं पे नाइट्रेशन हो जाएगा। ठीक, तो नाइट्रेशन की पोजीशन 2 4 6, तो 2 4 6 ट्राई 3 है, तो ट्राई कौन है, नाइट्रो है, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, ये फिनॉल ग्रुप है तो फिनॉल, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। कई बार एग्जामिनर इसका स्ट्रक्चर बनवा लेते हैं कि भाई पिक्रिक एसिड की, एक काम करो रिएक्शन लिख के दिखाओ मुझे कि कैसे तुमने किया, प्रोसीजर तो बाद की बात है, पहले तुम रिएक्शन लिख के दिखाओ, है ना, बेंजोइक एसिड बेंजामाइड से कैसे बनाया, रिएक्शन लिख के दिखाओ। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। पिक्रिक एसिड को और क्या बोलते हैं, तो पिक्रिक एसिड को हम क्या बोलते हैं भाई, 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। क्या होता है इसका आईयूपीएसी बता दो। इस तरीके के क्वेश्चन, इसीलिए हमने कहा अपने स्टूडेंट की ही कॉपी लगा देते हैं। ये देखो हम लोगों ने बाकायदे यहाँ पे साइन कर रखा, दिस इज द माई साइन, राइट। फिर बात करते हैं जैसे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, हमने बताया था किसका किसका करना है तुमको, एस्प्रिन, कैफीन, पैरासिटामोल और सल्फानिलामाइड का तुमको करना है आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन में ये देखो, ये भी मेरा ही साइन है, कब हमने परफॉर्म करवाया है, 5/4/2023 को ये हमने परफॉर्म करवाया, यानी 5 अप्रैल 2023 को। ठीक, साइन भी मेरा है। ओके, तो भाई फिर ये इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट लिखवा दिया हमने, टेस्ट लिखवाया, क्या ऑब्जर्वेशन आया, डीप वायलेट कलर आया। डीप वायलेट कलर जो हमने रिएक्शन करवाई उससे प्रोड्यूस हुआ, जिससे क्या पता चला कि सैलिसिलिक एसिड यानी एस्प्रिन इसमें प्रेजेंट है। तो भाई एक हमने नॉर्मल टेस्ट किया, एक हमने कंफर्मेटरी टेस्ट किया। फिर हमने किया तो भाई इथाइल का फ्रीक्वेंटली ऑर्डर आ रहा है, इसका मतलब भी एस्प्रिन प्रेजेंट है। मतलब एक नॉर्मल टेस्ट कर लिया कंफर्म, और दूसरा कंफर्मेटरी कर लिया कि नहीं 100% एस्प्रिन ही है। इसी तरीके से कैफीन का, पैरासिटामोल का, सल्फानिलाइड का हम एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। तो एग्जामिनर पूछ सकता है आपने से कि भाई एस्प्रिन के लिए तुमने कौन कौन सा रिएजेंट लिए, कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए तुमने कौन से रिएजेंट लिए। हम लोग क्या करते हैं, देखो 2 साइन है मेरे, एक ऑब्जेक्ट पे है एक रिजल्ट पे है। तो ऑब्जेक्ट चेक करते हैं हम शुरुआत में, और जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो जाता है तो हर स्टूडेंट जब दिखाने लाता है और उसका परफेक्ट है तो रिजल्ट पे चेक कर देते हैं, राइट। और जो स्टूडेंट नहीं आता है फिर उसका कैसे करते हैं, उसका हम सब कुछ तो लिखवा देते हैं, उसका जवाब दे रहा हूं कि जो स्टूडेंट नहीं आया वो कैसे करेगा, सब कुछ लिखवा देंगे, रिजल्ट नहीं लिखवाएंगे। क्यों, क्योंकि रिजल्ट तब आता है जब बच्चा परफॉर्म करता है। आपको 25 एक्सपेरिमेंट अपनी रिकॉर्ड फाइल में लिखने हैं, जिस दिन आप एब्सेंट हो उस दिन का आपकी कॉपी में रिजल्ट नहीं होगा, रिजल्ट नहीं होगा, और नेक्स्ट डे सेम डे का साइन नहीं होगा। ये डेट यहां पे जरूर पड़ी रहेगी कि इस दिन परफॉर्म किया, लेकिन मेरा साइन अगली डेट को होगा। ये उस बात का रिजल्ट चीज है ना। तो जिस दिन आप नहीं जाते हो उस दिन आपको रिजल्ट नहीं लिखना है, आपको प्रोसीजर, रिक्वायरमेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल टेस्ट प्रोसीजर वगैरह सब लिखना है, खाली रिजल्ट नहीं। रिजल्ट कब हो सकता है, जब आप एग्जाम दोगे। जब आपने परफॉर्म ही नहीं किया, आप उस दिन एब्सेंट थे, तो रिजल्ट कैसे हो सकता है, राइट। तो रिजल्ट उसमें मिसिंग होना चाहिए। फिर एनायन और कैटायन का यहां पे भी देख लो, भाई ऑब्जेक्ट पे साइन है फिर रिजल्ट पे साइन है। ठीक, हमने क्या, कॉपर का अननोन सैंपल दिया, भाई बताओ इसमें कौन सा कैटायन है। तो इसने क्या किया भाई, पूरा एक्सपेरिमेंट किया और बाद में बताया क्या है, रेड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट आ रहा है, इट मींस कॉपर प्रेजेंट है। ठीक, चाहो तो इसमें एक कंफर्मेटरी टेस्ट और कर सकते हो, लेकिन सिंपल 5 मिनट का होता है। ये वाले जो टेस्ट होते हैं, ये वाले टेस्ट हमेशा माइनर में दिए जाते हैं। तो जैसे कैटायन का था उसी तरीके से आयनायन के होते हैं टेस्ट परफॉर्म करने के। एक हमने सैंपल दिखा दिया कि इस तरीके से है कि भाई, इसीलिए हमने अपने साइन के साथ, किसी और का नहीं, किसी और का नहीं, रिकॉर्ड फाइल बाकायदे अपने साइन के साथ दिखा दी कि हम परफॉर्म कराते हैं और ये कराया हुआ है मेरा, समझे। तो ऐसा नहीं हवा में नहीं बात करता मैं कि सर अपने कॉलेज में नहीं कराते होंगे बाकी सबसे मैं खुद भी करवाता हूं, तभी मैं बोलता हूं करवाना चाहिए। करवाता हूं क्योंकि मैंने किया है, मुझे भी जब मैं पढ़ता था तो मुझसे करवाए गए, इसीलिए मुझे पता है। आजकल के कॉलेजेस में ये सब होता ही नहीं है, तो टीचर को ही नहीं पता परफॉर्म कैसे करेंगे। आधे से ज्यादा कॉलेज में प्रैक्टिकल किस किताब से लिखोगे यही नहीं पता है, बता रहा हूं, ठीक है। फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए कोई भी 4 सब्सटेंस ले लिए, उनके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिए। ठीक, फिर बात करते हैं
ये तो बात हो गई, एक ब्रीफ नॉलेज हो गया काहे का, एक्सपेरिमेंट का। फिर क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट का ब्रीफ नॉलेज हो गया, है ना। अब अगर हम बात करें कि भाई जैसे लिमिट टेस्ट है, लिमिट टेस्ट आपका थ्योरी पोर्शन में भी है और आपके प्रैक्टिकल में भी है ना। थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों में है। तो एक तो लिमिट टेस्ट आपको पूरी तरीके से याद होना चाहिए, लिमिट टेस्ट याद होना चाहिए, ठीक। लिमिट टेस्ट के साथ साथ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, है ना। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, तो ये जो दो पॉइंट है एग्जामिनर के सबसे ज्यादा मेजर क्वेश्चन, मेजर मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जामिनर इन्हीं दो पॉइंट को लेके करता है, सबसे ज्यादा इन्हीं दो पॉइंट पे वो स्ट्रिक्ट हो जाता है, रिजिड हो जाता है, यहीं पे सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चन करता है। तो लिमिट टेस्ट और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। कैटायन एनायन का टेस्ट कैसे करते, बहुत माइनर से क्वेश्चंस हैं इन पे। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से सिनॉप्सिस भी पे भी क्वेश्चन खूब बनते हैं। अब पॉइंट ये उठता है कि सर ये जो सिनॉप्सिस होती है इसके क्वेश्चन कहां से बनते हैं। तो मैंने अपने एप्लीकेशन पे, एबी केमिस्ट्री क्लासेस के एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज जो अपलोड किए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन टेस्ट सीरीज को फिर एक बार लगाना, और कुछ वहां पे हमने पीडीएफ अपलोड कर रखी हैं, उन पीडीएफ को जरूर पढ़ लेना। सिनॉप्सिस में मे भी कि कोई स्ट्रक्चर बना दें, पूछेंगे बताओ भाई इसका नाम क्या है, कोई भी स्ट्रक्चर XYZ बना सकते हैं और बोलेंगे कि इसका नाम बता दो क्या है, ये भी सिनॉप्सिस का पार्ट है। पूछ लिया लिमिट टेस्ट में, लिमिट टेस्ट में आयरन के लिमिट टेस्ट में थायोग्लाइकोलिक एसिड हमने इस्तेमाल किया, थायोग्लाइकोलिक एसिड इस्तेमाल किया या थायोग्लाइकोलेट इस्तेमाल किया, इसका क्या यूज है। अमोनियम सॉल्यूशन इस्तेमाल किया, उसका क्या यूज है। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में हमने HNO3 इस्तेमाल किया, क्यों किया। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में हमने लेड एसीटेट लगाया, क्यों लगाया। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में हमने मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर, मर्क्यूरी क्लोराइड में एक फिल्टर पेपर को डिप करके सुखा के यहां पे लगाया, क्यों लगाया। हो सकता है आर्सेनिक लिमिट टेस्ट की प्रिंसिपल रिएक्शन लिख के दिखाओ, ये सब सिनॉप्सिस के क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें आपके MCQ भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ सकते हैं, आंसर इन 1 सेंटेंस या वेरी शॉर्ट 2 सेंटेंस, मींस कहने का मतलब 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं, राइट। तो सिनॉप्सिस के लिए तैयार है ना। रिकॉर्ड फाइल के आपके मार्क्स होते हैं, रिकॉर्ड फाइल प्रॉपर नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, कोशिश करना कि वाइटनर ना लगा रहे। उसके बाद की बात करें वाइवा में, वाइवा में इन्हीं चीजों से रिलेटेड, पहले तो जो आपको ऑब्जेक्ट मिला है एग्जामिनर वहीं पर रिजिड हो जाता है, सारे क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन आपके को जो एक्सपेरिमेंट मिला है उससे रिलेटेड होते हैं। उसके बाद अगर वहां पे जवाब तुम अच्छा देते हो तो ठीक, नहीं तो शिफ्ट हो जाता है फिर वो थ्योरी में, वो थ्योरी में शिफ्ट हो जाता है। एंटासिड कौन कौन सा है, एसिडिफाइंग एजेंट क्या है, ए क्लोरहाइड्रिया किसको बोलते हैं, है ना। एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट में क्या अंतर है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या यूज होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का क्या इस्तेमाल होता है। मींस ढेर सारे क्वेश्चन लाइन से बन जाते हैं। मींस थ्योरी में घुसने के बाद तो फिर वो राजा हो गया। कोशिश करो कि रिजिड हो जाओ, मतलब जो तुमको मिला है एक्सपेरिमेंट उसके बारे में तुम पढ़ डालो, है ना। थ्योरी खत्म हो गया, प्रैक्टिकल तुम्हारा स्कोरिंग है, तुमको टॉप करवा सकता है। अभी लूज पढ़ने की जरूरत नहीं कि बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, 10-10 बजे तक सो रहे हैं और मूवी देख रहे हैं, यही सब कर रहे हो। प्रैक्टिकल पढ़ डालो, एटलीस्ट रिकॉर्ड फाइल में तुमने क्या लिखा है लिटरली उसको देखो तो पलट के। भाई तुम्हारी, क्योंकि मैंने देखा है ना भाई, बच्चों को यही नहीं पता उन्होंने क्या लिख रखा है, उनको तो बस फोटो खींच के दे दी गई, वो सब छाप दिए हैं। उसके बाद फोटो में अगर गलत लिखा है तो वो भी गलत ही लिखेंगे। देखो कि ऐसा तो नहीं कि आयरन वाले लिमिट टेस्ट की जो रिएक्शन है तुमने आर्सेनिक में तो नहीं लिख रखी है, क्लोराइड वाले लिमिट टेस्ट की रिएक्शन तुमने सल्फेट में तो नहीं लिख रखी। क्यों? क्योंकि बहुत जिसने परफॉर्म नहीं किया उसको पता नहीं चलेगा।
वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और लिमिट टेस्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन टॉपिक को सबसे ज्यादा तैयार कर लेना। आयन कैटायन पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा ऐसे कैसे निकालते हैं वो देख लेना। ठीक, इतना सब कर लो। और अगर मैंने कहा था शुरुआत में कि अगर सेशन शुरू वाकई में अच्छा लगा है, कुछ नॉलेज बढ़ी है, तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। दूसरा, लाइक आपके कितने उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि आगे का बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। राइट, अगर पसंद आएगा तो बनाने में मजा आता है क्रिएटर्स को, एजुकेटर्स को। नहीं पसंद आए तो क्या फायदा, फालतू में काहे लिए अपना गला सुखाएं। वैसे भी आज का ये तीसरा है। राइट, तो पढ़ाई करो, कहीं कुछ समस्या हो तो कमेंट करो। ओके, चलो भाई, ऑल द बेस्ट।